सभी को प्रणाम, शुभ संध्या। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, प्रणाम सर। किसी को पूछना तो नहीं है? हाँ। चलिए हम चलते हैं फिर अपने पुराने कंटेंट की तरफ, जहां से हम लोगों ने क्लास को वाइंड अप किया था। चलिए हम लोग यहाँ पर थे, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, आंकड़े संग्रहण करने की कौन कौन सी विधि है, जिसमें हमने निरीक्षण विधि के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट और कंट्रोल और नेचुरल इन्वायरमेंट में कैसे डेटा कलेक्शन करते हैं। साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड से कहते हैं, जिसमें हमने संरचित, अर्ध संरचित और जो है ओपन एंडेड जो है क्वेश्चन के क्वेश्चनर के बारे में, सॉरी इंटरव्यू के बारे में पढ़ा। साक्षात्कार के बारे में रेटिंग स्केल हमने पढ़ा, जिसमें हम चीजों को उनके गुणों के आधार पे या उनकी विशेषताओं के आधार पे रेट करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, चेक लिस्ट करते हैं, चेक बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं और उसमें से देखते हैं कौन कौन से चीजें लिख देते हैं, और जो होती है अवेलेबिलिटी, नॉन अवेलेबिलिटी के आधार पे, फीचर नॉन फीचर के आधार पे हम टिक करते चले जाते हैं। केस स्टडी आपको डिस्कशन किया था कि व्यक्तिगत अध्ययन बोलते हैं, जब हम किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति के बारे में गहन अध्ययन करना चाहते हैं, उसके गहराई तक जाना चाहते हैं, उसकी सफलता, असफलता या बीमारी या अन्य चीज के बारे में जानना चाहते हैं, इस समस्या के बारे में जानना चाहते हैं, तब हम केस स्टडी करते हैं। सोशियोमेट्रिक हमने पढ़ा था, ये जब सामाजिक संरचनाएं जानने के लिए इसका उपयोग करते हैं। समाज में बहुत सारी चीजें होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, कैसे जुड़ी हैं उनके अध्ययन करने के लिए मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम सोशियोमेट्रिक कहते हैं। सर्वेक्षण विधि हमने पढ़ा था, बड़े जैसे सर्वे करना है, आंकड़े संग्रहित करने होते हैं, बहुत सारे चीजों के बारे में जानने के लिए आपने देखा होगा, कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी नहीं जीत रही है, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, कौन सा पॉपुलर है। ठीक है, सर्वे किया जाता है, कौन लीडर पॉपुलर है, कौन नहीं। ऐसे बहुत सारे सर्वे किए जाते हैं, जिसे हम सर्वेक्षण विधि कहते हैं। सोशल साइंसेस में तो काफी पॉपुलर है, आए दिन देखते होंगे आप, सर्वे के रिजल्ट आते रहते हैं। सर्वेक्षण विधि होती है। सर्वेक्षण कई तरह से की जाती है, ऑनलाइन भी होता है, आजकल आता है टीवी पे, आप लोग वोटिंग करते हैं। सर्वेक्षण फील्ड में जाकर के होता है, फील्ड सर्वे कहते हैं जिसे। ठीक है, ऑनलाइन की जगह। ठीक है, आजकल देखा होगा कि टीवी वगैरह पे भी दिखाई देता है कि आपको कैसे पता चला, आप जब आपको चीज मोबाइल पे आती है, आप कौन सी चीज खाने में पसंद करते हैं, तो सर्वे होता रहता है। लास्ट वाले में हमने पढ़ा था प्रश्नावली, जिसे कहते हैं प्रश्नों की माला। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं और उन प्रश्नों में से जो है, जो जरूरत के प्रश्न होते हैं, जो विषय से जरूरी होते हैं, उनको हम रखते हैं, बाकी को हटा देते हैं। जैसे बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभिव्यक्ति परीक्षण, ठीक है, कल्पना शक्ति और बहुत प्रकार के जितने भी मनोवैज्ञानिक हमारे चर होते हैं, उतने मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को मापने के लिए प्रश्नावलियों का निर्माण होता है। क्योंकि हम कैसे जान सकते हैं किसी की बुद्धि कितनी है, किसी की स्मृति कितनी है, हम क्या करते हैं, परीक्षण बनाते हैं, उसी प्रकार के परीक्षण बनते हैं। परीक्षण बहुत प्रकार के होते हैं और उनके प्रश्न की संख्या के आधार पे हम बना लेते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न, आप जानते हैं प्रश्नावली मतलब प्रश्नों की माला। इसमें क्या होता है, इसमें ये एक्चुअली जो प्रश्नावली होती है दो तरीके की होती है, एक होती है वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल। क्या होती है, क्या होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। हाँ, वर्बल और नॉन वर्बल। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एक होती है वर्बल, वर्बल से बोलते हैं शाब्दिक, वर्बल को क्या बोलते हैं, शाब्दिक, और नॉन वर्बल को अशाब्दिक। ठीक है, शाब्दिक अशाब्दिक मतलब, शाब्दिक मतलब जिसमें वर्ड्स का उपयोग किया जाता है, अशाब्दिक मतलब जिसमें शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है, उसे अशाब्दिक परीक्षण कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे, एक्चुअली क्या होता है, भाषा, भाषा जो होती है ये अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, हम लोग इसी माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं। जैसे अभी हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं का उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है, कुछ न्यूमेरिकल भी है, उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, हम बोलने में हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं, अंग्रेजी भाषा के उपयोग करते हैं। भारत में विविधताओं का देश है, राजस्थानी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, ठीक है, बहुत प्रकार की भाषा है, हर कोई अपनी अपनी भाषा बोलता है। अब दिक्कत कहाँ पर आती है कि भाषा अभिव्यक्ति का तो माध्यम तो है, लेकिन ये सीमित अभिव्यक्ति हो जाती है। जैसे अगर मैं हिंदी जानता हूँ, तो अभी यहाँ पढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा कितनी समस्याएं आती हैं। बहुत बच्चे कहते हैं सर आप हिंदी में क्यों नहीं पढ़ाते, हिंदी में नोट्स दीजिए। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर इंग्लिश में ही दीजिए, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या है कि भाषा की वजह से दिक्कतें आने लग जाती है। तो हम भाषिक शाब्दिक परीक्षण उन्हीं पे लागू कर सकते हैं जिनको वो भाषा आती है। अगर आपको भाषा आती है
तभी हम लागू कर पाएंगे परीक्षण, नहीं तो लागू नहीं कर पाएंगे। आप परीक्षण कर अप्लाई करेंगे आप पे, आप कहोगे सर हम तो पढ़े लिखे नहीं है, या हम पढ़े लिखे तो हैं लेकिन हम इस भाषा को नहीं जानते हैं, हमें दूसरी भाषा में दीजिए, हमें हिंदी में दीजिए सर, हम प्रश्न कर देंगे, उत्तर दे देंगे, हमें इंग्लिश में दीजिए, हम उत्तर दे देंगे, हमें पंजाबी में दीजिए, उत्तर दे देंगे। तो अब यहाँ दिक्कत है कि भाषा की सीमाएं भी हैं, कि यह भाषा सबको नहीं आती है, वो वाली अलग अलग है। तो अब क्या करेंगे? शाब्दिक परीक्षण का उपयोग वहीं किया जाता है जहां भाषाएं आती है। बहुत लोग अनपढ़ होते हैं, उनको नहीं आती है, तब भी दिक्कत। बच्चे होते हैं, उनको भी नहीं आती है भाषा, वहां भी दिक्कत। तो शाब तो हम शाब्दिक परीक्षण का उपयोग वहीं कर पाते हैं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हीं पर, और जो उस भाषा को जानते हैं। अगर उस भाषा को नहीं जानते हैं और पढ़े लिखे नहीं है तो हम शाब्दिक परीक्षण का उपयोग नहीं कर पाते। दूसरा होता है अशाब्दिक, जहां पर हम शाब्दिक परीक्षण का उपयोग नहीं कर पाते, यानी जिन लोगों को भाषा नहीं मालूम है और जो लोग छोटे हैं, वहां अशाब्दिक परीक्षण का उपयोग करते हैं। अशाब्दिक परीक्षण उसे कहते हैं जहां पर भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है, जहां पर भाषा की जगह पिक्चर्स का उपयोग किया जाता है, साइन का उपयोग, चिन्हों का उपयोग करके जो है समस्या का समाधान किया जाता है। आपने देखा होगा, जैसे अब पिक्चर्स आप बने हो, जैसे एक पिक्चर ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, ठीक है, एक बना हुआ है, एक ऐसे बना हुआ है। अब मैंने यहाँ पे एक पिक्चर बना रखी है ऐसे, ठीक है, ये बना देता हूँ, ठीक है, ये मैं पिक्चर ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। ये अब मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो पिक्चर है, ये चार ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है, इन चारों में से किसमें फिट बैठेगी बताओ? दूसरे वाले में। दूसरे वाले में फिट बैठ, कितना आसान है, ठीक है। अब यहाँ भाषा का उपयोग हुआ? नो सर, यहाँ भाषा का उपयोग हुआ। इसे कहते हैं अशाब्दिक पर। यहाँ पर चित्र, इसमें चित्र देख करके आपको काम करना है, ये नंबर दे दिए जाएंगे, उस पर काम करना है, या आपको देख के काम करना है, मैचिंग वाले काम होते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स वाले काम होते हैं, कॉलम खाली छोड़ देकर उसमें भरिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीजों का उपयोग किया जाता है, ये पिक्चर या चिन्ह का उपयोग किया जाता है, जिससे जो अनपढ़ लोग होते हैं, जिनको भाषा नहीं आती, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। और ये इसे कहते हैं कल्चर फ्री टेस्ट। ये कहीं भी जाकर आप इम्प्लीमेंट करिए, देश विदेश, इसमें किसी भाषा की कोई जरूरत नहीं, और हर कोई इस टेस्ट को कर सकता है। बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, पास एग्जाम टेस्ट होता है, बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई चीज दे दी जाएगी, जैसे ये बना दिया गया, ये डॉट 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 डॉट, अब इसमें बिना पेन उठाए सारे डॉट्स को टच कराना है, अब इसको बनाइए आप, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, आपने देखा होगा कि ऐसे वो बना होता है मैट्रिक्स की, यहाँ से रास्ता निकला है और यहाँ पर जाना है, कैसे जाओगे आप, जाइए। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनको हम नॉन वर्बल टेस्ट कहते हैं। बहुत प्रकार के टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें हमें शब्दों का उपयोग की जरूरत नहीं होती है, हम ऐसे काम करते हैं। एक होता है हमारे पास, ये सब क्वेश्चनर है, यहाँ भी कई सारे प्रश्न है, लेकिन वो प्रश्न भाषा के निरूपण। एक प्रश्न, एक तो ये होते हैं, इसे हम कहते हैं प्रश्नावली। परफॉर्मेंस टेस्ट भी होती है, जिसमें हम कुछ करके दिखाने से, संगीत है, संगीत में आप करना, संगीत गाने से ही पता चलेगा, ठीक है, ऐसे नहीं पता चलेगा, क्रिकेट खेल के पता चलेगा, नृत्य करके दिखाना पड़ेगा, ये सब परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं। बहुत प्रकार के टेस्ट होते हैं, कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट भी होते हैं, बहुत टेस्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं, जरूरतों के हिसाब से अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं प्रश्नावली, ठीक है। प्रश्नावली से मिलता जुलता एक और आता है, उसे कहते हैं स्केड्यूल, अनुसूची कहते हैं, ठीक है, स्केड्यूल, ठीक है, अनुसूची भी कहते हैं, SCHEDULE, स्केड्यूल, अनुसूची कहते हैं। ये क्या होता है? ये बिल्कुल क्वेश्चनर से, प्रश्नावली से बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर होता है। कोटा सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड पढ़ी थी, बिल्कुल सेम टू सेम ये भी मिलता जुलता है, बस अंतर क्या होता है, प्रश्नावली में प्रश्न होते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें जो अनुसंधान करता होता है वो अपने सब्जेक्ट को प्रश्नावली देता है, और सब्जेक्ट उसको भर करके वापस कर देता है, ठीक है। यहाँ क्या है, इसको देगा और ये भर करके इसे वापस कर देगा। ये रिसर्चर है और ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को इसने दिया और ये भर करके इसको वापस कर दिया, तो इसे बोलेंगे हम प्रश्नावली, ठीक है। शेड्यूल क्या होती है? अनुसूची इससे बिल्कुल मिलती जुलती है। अंतर क्या है? इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है प्रायः वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, ठीक है, या तो ऐसे इस प्रकार का होता है कि वो खुद से उत्तर नहीं दे सकता है, उस पर लिख करके उत्तर नहीं दे सकता। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में रिसर्चर जाता है, सबने सब्जेक्ट से मिलता है, प्रश्नावली अपने हाथ में रखता है और उससे पूछता है कि भाई उत्तर, वो प्रश्न करता है और ये उत्तर देता है। रिसर्चर प्रश्न करेगा, ये उत्तर देगा, और ये उस उत्तर को खुद से लिखता है, स्वयं से लिखता है रिसर्चर, तो इसे कहते हैं अनुसूची,
ठीक है। तो अनुसूची में क्या है, अनुसूची और प्रश्नावली में यही अंतर है। प्रश्नावली में प्रश्नों का उत्तर सब्जेक्ट देता है और अनुसूची में ये बस, ठीक है। और प्रश्नावली के उत्तर जो है वो सब्जेक्ट देता है और अनुसूची में जो उत्तर है वो शोधकर्ता सब्जेक्ट से पूछता है, वो सब्जेक्ट से पूछ करके अनुसंधान करता, स्वयं से लिखता है। बस इतना ही अंतर है दोनों, ठीक है। मेजर डिफरेंस यही है। और भी डिफरेंसेस, लेकिन ये मेजर डिफरेंस है। इसमें शोधकर्ता इसको देगा, ये भर के वापस कर देगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि शोधकर्ता खुद से पूछेगा और पूछ करके लिखेगा। तो मतलब जैसे मैं आपको प्रश्न दे दूं, प्रश्नावली आप भर करके वापस कर देगा, क्वेश्चन है तो प्रश्नावली कहलाएगी। मैं खुद क्वेश्चन लेकर के बैठूं और आपसे पूछूं और आप जो बताएं वो उत्तर मैं खुद से लिखूं, उसे कहेंगे अनुसूची, ठीक है। इसके लिए तो ये होता है, दोनों में अंतर है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे लिख करके आएगा। शोधकर्ता एक आंकड़े संग्रह का एक ऐसा प्रकार जिसमें शोधकर्ता अपने सब्जेक्ट से प्रश्न पूछ करके उसका उत्तर स्वयं लिखता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम अनुसूची कहते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे रिसर्च का पार्ट लगभग में समाप्त हो गया है। उसमें एक स्टैटिस्टिक पार्ट आता है, सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी क्या है? स्टडी ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। हम जब रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के अंदर सारा काम आंकड़ों का होता है। आंकड़े किस फॉर्म में आते हैं? आंकड़े आते हैं शब्दों के फॉर्म में, आंकड़े आते हैं पिक्चर्स के फॉर्म में, आंकड़े आते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में, अंकगणित के फॉर्म में, अंकगणित के फॉर्म में। तो स्टैटिस्टिक कहाँ लगती है? स्टैटिस्टिक नंबर्स में लगती है, ठीक है। अब आप शब्दों में स्टैटिस्टिक लगाएंगे तो नहीं लगा पाएंगे, वहां सुंदरता, वहां अन्य भाव देखे जाते हैं। लेकिन नंबर में स्टैटिस्टिक लगाना बड़ा आसान काम। आंकड़े कैसे संग्रहित किए जाए, उनका विश्लेषण कैसे हो, विश्लेषण के बाद जो आंकड़ा डिटेल आया, रिजल्ट आया, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे हो, उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए ताकि बाकी लोग समझ सके, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। आंकड़ों को जितने अच्छे तरीके से आप कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, विश्लेषण करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से आप चीजों को समझा पाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, आंकड़े इकट्ठा करते हैं और आंकड़े इकट्ठा करने के बाद में उनका सांख्यिकीय विश्लेषण करने के बाद उन आंकड़ों के आधार पे हम रिजल्ट निकालते हैं। अब जैसी हमारा रिसर्च होगी उसी प्रकार की हमारी स्टैटिस्टिक लगानी पड़ेगी। कुछ होती है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी बोले, केंद्र की, जो जहां पर आंकड़ों का झुकाव जो है केंद्र की तरफ होता है, ये सेंटर पॉइंट है। और डेटा कहीं भी रहे लेकिन उसका मेन पॉइंट क्या होगा, सेंटर की तरफ होगा, जिसमें मीन, मीडियन और मोड तीन चीजें आती है। मीन क्या है? एवरेज ऑफ वैल्यू। एवरेज ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? जैसे 10 दुकानें हैं, 10 दुकानें पे कमाई होती है। एक व्यक्ति जिसकी 10 दुकानें, किसी की दुकान पे 5 रुपए कमाई हुई, किसी पे 15 हुई, किसी पे 10 हुई, किसी पे 5 हुई, ऐसे होगी अलग अलग दुकानों पे कमाई, ठीक है। अब यह एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होगा? 10 दुकानों पे मान लो 50 रुपए की कमाई हुई, तो यहाँ 10 बाई कर दिया, तो कितना है? 5 रुपए। औसतन कमाई क्या हुई? 5 रुपए, यानी एक दुकान से कमाई 5 रुपए हुई। हो सकता है किसी से 5 हुई, किसी से 15 हुई, किसी से कम भी होती है, किसी से ज्यादा होती है, लेकिन वो देता औसतन कमाई कितनी हुई रही है मेरे, अगर हर दुकान के हिसाब से देखें तो हर दुकान के हिसाब से उसे 5 रुपए की कमाई होती है। तो यहाँ क्या है, हम जो वैल्यू होती है उसका एवरेज, औसत निकाल लेते हैं। मीडियन क्या होती है? मध्यांक होता है। मध्यांक मतलब मध्य बिंदु। यहाँ पोजीशन की बात की जाती है कि हमारे पास आंकड़े हैं 2, 6, 3, 5, 8, 7। तो यहाँ पर क्या है, अब हमारे पास 9। अब हमारे यहाँ देखना मिड पॉइंट कौन सा, तो हमें इसे अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग और आरोही अवरोही क्रम। तो हम कर देंगे 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9। हमारे पास अब मिड पॉइंट कौन सा? 6। यहाँ पर 6, 3 देखो, इधर से 3, इधर से 3, इधर। अब मिड पॉइंट हमें पता चल गया। अगर यही अगर हमारे पास, देखिए इधर से 1, 2, 3 हाई, इधर से बढ़ते क्रम में और इधर से घटते क्रम में आएंगे तो 6 मिड पॉइंट है, तो हमारा मीडियन क्या होगा? 6 होगा। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर 8 होते तो यहाँ पर 9 के बाद में एक अंक और हो जाता, जैसे मान के लो कि एक अंक की जगह यहाँ पर दोबारा 6 आ जाता, तो क्या होता? तब मिड पॉइंट क्या होता? तो यहाँ हम n/2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? n/2, n+1, ठीक है। तो यहाँ करते हैं n+1, ठीक है। तो जितने हैं हमारे पास, कितने हैं? 3, 4, 4, 8 हो जाते हैं, तो 8 क्या कर देते? बाई 2 कर देते हैं। 9 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा? 4/5 आ जाएगा। तो 4/5 कौन सा देखेंगे? इधर से और इधर से। इधर से चौथा नंबर हो गया, इधर से चौथा नंबर हो गया, चौथा ले लेते हैं। इस तरह से कर ले, मतलब जो जैसा करना है आप कर सकते हैं। 9 आ गया, 4 इधर हो गए और 4 इधर हो गए, तो हम ऐसा कर लेंगे। तो हम इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं, बांट
लेते हैं। मिड पॉइंट कौन सा है? अब यहाँ पर देखना है तो हम 6 और 7 को क्या करेंगे, 6 6 12 13 कर लेंगे, 13 से डिवाइड कर देंगे, 2 से जो नंबर आएगा हमारा मीडियन हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम मिड पॉइंट ज्ञात कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट हमारे यहाँ 6 था और 7 था, 2 मिड पॉइंट हमारे थे, हमें पता चल जाता है कौन सा मिड पॉइंट है। तो हम इस तरह से मीडियन निकाल लेते हैं। अब ये स्टैटिस्टिक का पार्ट है, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। और इतना आता तो है लेकिन इतना आता भी नहीं है, ठीक है। मोड क्या होता है? ये ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कौन सी चीज कितनी बार रिपीट होती है। मान के लो कि आपने 1 मिनट तक किसी चीज की रीडिंग की, कोई डेटा रीड कर रहे हैं, तो उस डेटा में कौन सी ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट हो रही है। मान के लो क्लास में कई सारे बच्चे पास में, तो किसी के 2 नंबर आए, किसी के 4 नंबर आए, किसी के 6 नंबर आए, किसी के 8 आए, किसी के 9 आए, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 4, फिर 2। अब यहाँ जो 6 नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 6 नंबर आए हैं। तो जिसके बार बार 6 नंबर आए हैं, तो इसका मतलब 6 एक ऐसा डेटा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे कहते हैं हम बहुलक कहते हैं। ठीक है, बहुलक मतलब जो बार बार अपीयर हो रहा हो उसे बहुलक बोलते हैं। ये बहुलक, ये सिंपल सा फॉर्मूले हैं, अभी इसका एडवांस में जाएंगे तो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहलाती हैं। इसमें जो डेटा होता है वो केंद्र की तरफ झुकाव को महसूस करता है, इसलिए इसे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा है। इसमें हमने बहुत सारी चीज रखी, जैसे वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। स्टैटिस्टिक भी 2 प्रकार की होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है, इन्फ्रेंशियल होती है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक उसे कहते हैं व्याख्यात्मक, जहां हम क्या करते हैं, आंकड़े की व्याख्या करते हैं। जैसे बाजार में कितनी दुकानें हैं, ये कितनी कपड़े की दुकान है, कितनी मिठाई की दुकान है, कितनी किताबों की दुकान है। ठीक है, या पूरे देश में कितने विश्वविद्यालय हैं, कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कितनी स्टेट यूनिवर्सिटी है, कितनी डीम्ड टू बी है, कितने महाविद्यालय हैं, कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कितने आईटी कॉलेजेस हैं। ठीक है, उसमें कितनी लड़कियां पढ़ते हैं, कितने लड़के पढ़ते हैं, कितने रूरल में है, कितने अर्बन में है। ये जो हम चीजें करते हैं इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। ठीक है, इसमें हम चीजों जो होते हैं उनका हम डिस्क्राइब करते रहते हैं। ठीक है, इसमें साधारण मीन मीडियन मोड लगाया जाता है, सिंपल स्टैटिस्टिक लगाते हैं, या वेरिएशन भी देखते हैं, या कुर्टोसिस और स्क्यूनेस देखते हैं। डेटा एक तरफ झुका तो नहीं है ज्यादा, एक तरफ फैला तो नहीं है ज्यादा। पता लगे बहुत सारे जितने विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, पता लगे 1000 विश्वविद्यालयों में से जो है 600 तो नॉन टेक्निकल हैं। तो अब पता लग रहा है कि जो टेक्निकल वाले हैं वो तो बहुत कम है, नॉन टेक्निकल वाले बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो दिक्कत है। ठीक है, डेटा बीच में ज्यादा आ रहा है, इधर कम है, इधर कम है। या एक परीक्षा होती है और परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थी हैं वो 90% है, तो फेल होने वाले जो हैं वो 2%। डेटा एक तरफ झुकाव हो गया, मतलब बहुत ज्यादा विद्यार्थी पास हुए, इसका मतलब टेस्ट बहुत सरल था, या टेस्ट ऐसा था कि बहुत ज्यादा बच्चे फेल हो गए, केवल 10% पास हुए, तब भी दिक्कत है। ठीक है, एक होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जिसे निष्कर्षात्मक वो कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। यहाँ क्या कहते हैं, हम निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष का मतलब समझ, अगर दिन है, मतलब जैसे ऊपर धुआं है तो हम कहते हैं कहीं ना कहीं आग लगी होगी, तो निष्कर्ष धुएं को देख करके आग के बारे में अनुमान लगाना। अनुमान क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जहाँ धुआं होता है वहां की संभावनाएं होती है। आग, धुआं और आग के बीच में काफी काफी कुछ कोरिलेशन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं इससे चीजों के बारे में निष्कर्ष निकालना। जैसे हम रोज 2 रुपए कमा रहे हैं, तो इसका मतलब अगर आप रोज 2 रुपए कमा रहे हो आज, और तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले आप जो है 30 दिन के अंदर 60 रुपए कमा लोगे, क्योंकि हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो है आप पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करने पे हर साल आपके जो है फर्स्ट डिवीजन से पास हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में आप और भी आगे जितना पढ़ेंगे उतने अच्छे नंबर से पास होंगे। तो ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक होती है, जिसमें 2 तरह के टेस्ट लगाए जाते हैं, एक होता है पैरामेट्रिक टेस्ट, एक होता है नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक जहाँ कुछ एजम्पशंस होते हैं, जहाँ कुछ पहले से चीजें होती हैं, पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर समझ रहे हैं, सीमाएं होती हैं जहाँ पर पहले से कुछ नियम कानून होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर आप जा रहे हैं किसी प्रोग्राम में, तो वहाँ नियम कानून होगा कि भाई इतने रुपए फीस पड़ेगी तभी आप जा सकते हैं। कुछ फुल में नहीं होती, आपने पढ़ा होगा कम्युनिकेशन में, कुछ फिल्में होती है, कुछ को परिवार के साथ देख सकते हैं, कुछ को 18 साल से ऊपर के ही बच्चे देख सकते हैं, कुछ को फैमिली मूवी होती है वही देख सकते हैं, कुछ स्पेशल मूवी बनाई जाती है, अलग अलग रेटिंग होती है, कुछ यूए। ठीक है, तो ये रेटिंग के आधार पे क्या होता है, रेटिंग कैसे बनती है, फिल्मों के अंदर कंटेंट कैसा है, सेम टू सेम कंटेंट, हमारी जो स्टैटिस्टिक वो कैसी, उसी के आधार पे हम टेस्ट लगा सकते हैं। तो पैरामेट्रिक में क्या है, कुछ हमारे पैरामेट्रिक्स में कुछ नियम ऐसे होते हैं जो अगर पूरा करते हैं तभी, जैसे आपको मैंने बताया था क्या होना चाहिए, कुछ चीजें होनी चाहिए, कुछ नियम कानून होते हैं। नियम कानून क्या होते हैं, RINCH। ठीक है, ये डेटा कैसा होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए,
रैंडमाइजेशन होने चाहिए। नहीं, हम जब सैंपल हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में हमने पढ़ा ना, रैंडम डेटा रैंडम होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। डेटा किसी चीज से डिपेंडेंट होकर के ना आ रहा हो, अपने आप में इंडिपेंडेंट हो। जैसे हमने आईबी का डीबी पर इफेक्ट देखा, तो आईबी अपने आप में स्वतंत्र है, डीबी भी अपने आप में स्वतंत्र है, आईबी डीबी को प्रभावित कर रहा है। कोई और तीसरी चीज नहीं है जो बीच में जुड़ी हुई और अन्य को प्रभावित करो। डेटा नॉर्मल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब समझ रहे, क्लास में पढ़ने वाले 100 बच्चे हैं, तो पता लग रहा है कि 10 ऐसे 10 बच्चे के 10 पर जो 20% के करीब में है उधर और 20% के इधर है, तो फेल होने वाले से लेकर के ऑन एवरेज 50% लाने वाले 20% बच्चे हैं। उधर टॉप में आने वाले से लेकर के और 80% तक लाने वाले 20 बच्चे हैं, और लगभग में 20 में पास होने वाले जो है वो बीच में है ज्यादातर। तो इसे कहते हैं नॉर्मल। बहुत ज्यादा पास नहीं है, बहुत ज्यादा फेल नहीं है, बहुत ज्यादा टॉप नहीं किया है, तो नॉर्मल है। ठीक है, इसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कब कहते हैं। एक डेटा ऐसा आता है कि सारे पास हो गए तो दिक्कत, एक डेटा ऐसा कि सारे फेल हो गए तब भी दिक्कत, एक डेटा ऐसा भी हो सकता है कि सारे बच्चे 60% से 50 से 60% लाए तब भी दिक्कत। तो ये डेटा नॉर्मल नहीं कहलाता। नॉर्मल क्या है? एक आध दो बच्चे ऐसे होंगे जो टॉप करेंगे, एक आध चार बच्चे ऐसे होंगे जो फेल हो जाएंगे, कुछ बच्चों का 10 रहेगा, कुछ बच्चों का 20 रहेगा, कुछ का 30 रहेगा। ज्यादातर बच्चे जो हैं वो कम से कम 30 से 40% ऐसे बच्चे होंगे जिनका 60 से 70% आएगा। इस तरह से क्या है, डेटा बढ़ता होता है। यानी फेल होने वाले भी कम होते हैं और टॉप करने वाले भी कम होते हैं। बाकी जो बीच होता है, यानी 30 से लेकर के 80% के बीच में ज्यादातर लोग होते हैं, इसे नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, डेटा कंटीन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा था ना, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस उसे कहते हैं जहां हम छोटे से छोटे भाग में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्क्रीट उसे कहते हैं जहां हम एक लिमिटेड नंबर तक डिवाइड कर सकते हैं। होमोजेनिटी होना चाहिए डेटा में। क्या है, होमो, ज्यादा हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा हेट्रोजीनियस होगा तब भी दिक्कत, स्टैटिस्टिक लगाने में दिक्कत आ जाएगी। तो होमोजीनियस होना चाहिए। तो अगर इतने कंडीशन ये फॉलो करता है, इतने एजम्पशंस, तब तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे। कुछ ऐसे एजम्पशंस है अगर नहीं फुलफिल करता है, जैसे ये 5 हैं, 5 में से अगर 3 एजम्पशंस भी फुलफिल किए जा रहे हैं और 2 नहीं हो रहा है, तब भी आप पैरामेट्रिक टेस्ट लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपके ज्यादा से ज्यादा एजम्पशंस फुलफिल हो रहे हैं तो अच्छी बात है। खासकर डेटा आपका क्या होना चाहिए, आपका डेटा नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल होगा, डेटा आपका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए, डेटा आपका रैंडम होना चाहिए। अगर ये 3 है तो होमोजीनियस नहीं है या कुछ नहीं, तब भी आपका काम चल जाता है, आप स्टैटिस्टिक लगा लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें टी टेस्ट है। ठीक है, ज्यादातर आपने देखा होगा दो समूहों के बीच में तुलना करने के लिए हम टी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। एफ टेस्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट मोमेंट है, ठीक है, और मीन है। ये जो 4 टेस्ट हैं इनको हम पैरामेट्रिक टेस्ट के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। ठीक है, कुछ और भी टेस्ट हैं जिसे हम नॉन पैरामेट्रिक में करते हैं। मान के लो कि आप जितने जमसम हमने उत्तर बताए, टर्म एंड कंडीशन बताई, शर्तें बताई, आप जब स्टैटिस्टिक लगा रहे हैं आपका डेटा नॉर्मल नहीं है, आपका डेटा जो है नॉर्मल के साथ साथ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं, होमोजिनाइटी भी नहीं है डेटा में, इंडिपेंडेंट भी नहीं है, ठीक, कंटिन्यूटी भी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, क्या स्टैटिस्टिक नहीं लगा सकते? क्या लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे? तो ऐसे में क्या है, आपको टेस्ट तो करना ही, हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है। तो आप यहाँ बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से फ्री होते हैं, उन्हें हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं। ये जो डेटा होते हैं वो नॉर्मल और नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पे होते हैं। देखिए, आपको बताया था उस दिन कि अगर हमें पैरामेट्रिक टेस्ट लगाने हैं तो डेटा हमारा जो है इंटरवल और रेशियो स्केल पे होना चाहिए, और अगर हमारा डेटा जो है नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पे है तब आप नॉन पैरामेट्रिक ही टेस्ट लगाएंगे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसर्चर रिसर्च करता है जिसमें जो डेटा है वो उसका डेटा नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पे ही होता है, तो कौन सा टेस्ट लगाएगा? तो आप कहेंगे नॉन पैरामेट्रिक लगाएगा। क्यों? क्योंकि पैरामेट्रिक टेस्ट अगर तभी लगाएगा जब उसका डेटा इंटरवल स्केल में कम से कम हो, इंटरवल में हो या रेशियो में। ठीक है, तो इसमें क्या है, काई स्क्वायर है। काई स्क्वायर में हम दो ग्रुपों के बीच में संबंध देखने के लिए लगाते हैं। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस जो होता है, इसमें भी जो है डेटा हम लगाते हैं, काई स्क्वायर करते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक्सपेक्टेड इसका होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होता है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होता है, और उसके माध्यम से माइनस करके लगाते हैं। मैन विटनी यू टेस्ट होता है, जहां हम टी टेस्ट नहीं लगा पाते वहां मैन विटनी यू टेस्ट, विल्कॉक्सन टेस्ट होता है, साइन टेस्ट होता है, मीडियन टेस्ट होता है, रन टेस्ट होते हैं। ये कुछ प्रकार आपसे सिर्फ क्वेश्चन नॉर्मल सा पूछा जाएगा, आपको टेस्ट के नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट, आप टेस्ट का नाम याद कर लीजिएगा बस, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ये थोड़ा सा कठिन है। अब इसमें अब देखो, जब भी हम हम आपको थोड़ा मोटा मोटा बता रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं।
ठीक है? जब भी हम टेस्ट क्यों लगाते हैं, ठीक है? हमें परीक्षण लगाने की ज़रूरत क्या पड़ती है? देखिए, जब हम डेटा अंकों के रूप में न्यूमेरिकल में कलेक्ट करते हैं, तो उससे हम विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी लगाते हैं। सांख्यिकी लगा कर के उसका विश्लेषण करके ही हमें पता चलता है। अब आपको लग रहा होगा कैसे बड़ी-बड़ी मशीनें होती हैं, देखो क्रेन उठा रही है किसी वजन मशीन को, कैसे उठा लेती है? इतने टन की मशीन है, कैसे आपको पता चलता है? ठीक है? तो इस कैलकुलेशन ही किया जाता है ना, तभी तो उठा लेती है मशीन, इतना प्रेशर से नहीं कैसे उठा पाएगी? हर चीज़ को मैथमेटिकल कैलकुलेशन से संभव है। आप मशीन से पैसा निकालते हैं एटीएम से, नंबर थ्योरी पर हर चीज़ आप डेटा इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, वो भी नंबर पे चलता है। हर चीज़ स्टैटिस्टिक्स से, मैथमेटिक्स से ही चलती है। डेटा को बड़ा सोच समझ के साइंस का इस्तेमाल करके ही किया जाता है। ठीक है? तो कैसे किया जाता है, इसके लिए हम स्टैटिस्टिक्स से पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। आपको पता है बेटा, हाइपोथेसिस मतलब क्या है? स्टेटमेंट, टेंटेटिव स्टेटमेंट। उस हाइपोथेसिस, अब हमने बताया योग का मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ठीक है? अब पड़ता है कि नहीं पड़ता है कैसे पता चलेगा हमें? हम आंकड़े इकट्ठा करेंगे, हम योग कराएंगे, योग के बाद में हम प्री टेस्ट लेंगे, योग कराने से पहले और योग कराने के बाद जो आंकड़े आएंगे उसको हम क्या करेंगे, उसके माध्यम से हम डेटा कलेक्शन करके उसका विश्लेषण करेंगे, पता चल जाएगा। ये तो सिंपल टेस्ट है, लेकिन मैथमेटिक्स वगैरह में और अन्य चीजों में काफी एडवांस टेस्ट करने पड़ते हैं। एडवांस में क्या है, हम स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, हम आंकड़े का रिजल्ट कैसे निकाल पाएंगे? केवल प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से हमें पता नहीं चलता, हमें और भी एडवांस लेवल की स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करना होता है, जिनसे हम अपने परिकल्पना का को हम जो है मैं उसको टेस्टिंग कर सके। टेस्टिंग हमने आपको बताया था कि हम परिकल्पना की करते हैं। तो टेस्टिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी परिकल्पना सही होगी या रिजेक्ट हो जाएगी, हमें अपने आंकड़ों के आधार पे ही पता चलता है। तो कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, इसमें जैसे टेस्ट भी आता है और टी टेस्ट भी आता है। बहुत प्रकार के टेस्ट होते हैं, इसको मैं दे रहा हूँ, आपको हिंदी में भी करके दे दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। टी टेस्ट जो है, जिसे हम जो है टेस्ट में भी कई प्रकार के टेस्ट होते हैं। टी टेस्ट को तब हम लगाते हैं जब हमें दो समूह के बीच में तुलना करनी होती है। जैसे मान के चलो कि कोई भी दो समूह आपने ले लिए कि आपने एक को कराया योग, एक को नहीं कराया, ठीक है? आपने जिसको योग कराया, जिसको नहीं कराया, दोनों के बीच में तुलना करके देखना है कि देखते हैं कि इनमें क्या फर्क आया है, ठीक है? अब कैसे फर्क पता चलेगा? टी टेस्ट का जो डेटा आएगा उससे फर्क पता चल जाएगा, ठीक है? आराम से पता लगा सकते हैं। आपने दो तरह की दुकान खोली, किसमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, आपको डेटा पता करना है। आप ऐसा थोड़ी पता कर सकते हैं इससे इतनी इनकम आ रही है, खर्चा कितना लग रहा है, इनकम कितनी आ रही है, और भी कई सारी चीजें होती हैं, उससे आप आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है? उससे आपका एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। ऐसे आप करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। t-test are statistical test that used to compare the mean of, जब हम दो पॉपुलेशन यानी दो हमारे पास ग्रुप है और दो ग्रुप का जब मीन लेकर के हम दोनों को आपस में तुलना करते हैं, तो उससे हम तुलना के लिए हम टी टेस्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है? तो ये टी टेस्ट होता है। टी टेस्ट भी दो प्रकार के होते हैं, पेयर्ड होता है, अनपेयर्ड होता है, ठीक है? ये भी दो प्रकार के होते हैं। पेयर टेस्ट होता है आल्सो नोन एज डिपेंडेंट और कोरिलेटेड वेरिएबल स्टैटिस्टिकल दैट कंपेयर द एवरेज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन टू रिलेटेड ग्रुप। जब दो ग्रुप हैं तो पेयर्ड होगा, और जब दो ग्रुप नहीं है, एक ही ग्रुप है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट और अनरिलेटेड ग्रुप है, तो हम क्या करते हैं, अनपेयर्ड टेस्ट लगाते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस है, ये आपके उसमें आएगा नहीं, चूंकि मैंने पिछली बार पढ़ाया था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन कम आते हैं, तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। जेड टेस्ट होता है, ये भी आता है। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग एनपीसी पढ़ते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ते हैं, उसमें जो डेटा आता है वो हम जेड टेस्ट के माध्यम से ही करते हैं। एफ आता है, एफ टेस्ट, जिसे हम एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी कहते हैं। जब हमारे पास कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल, दो से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, तब हम एफ टेस्ट का उपयोग करते हैं, जिसमें रिग्रेशन आता है, एनकोवा आता है, एमकोवा आता है, कई प्रकार के आते हैं। इसमें वाइब्रेट रिग्रेशन आता है, ठीक है, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन आता है, ठीक है? जैसे वाइब्रेट मतलब दो वेरिएबल, टू वेरिएबल टू एस्टेब्लिश द स्ट्रेंथ एंड रिलेशनशिप। देखो क्या होता है, मैं आपको एक चीज और बताता, ठीक है? जैसे लोहा, आयरन, ठीक है, आयरन, तो अब लोहे का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लोहे का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसलिए बिल्डिंग्स बन रही है, बिल्डिंग्स बन रही है, इसलिए लोहे का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। क्या है बताओ? क्या लोहे का बिल्डिंग के साथ कोई कोरिलेशन है? Yes, sir.
क्या लोहे का बिल्डिंग के साथ कोई कोरिलेशन है? यस सर, कोई हमारा ही तो बिल्डिंग बना। हाँ, क्या बिल्डिंग बन रही है इसलिए लोहा ज्यादा पैदा किया जा रहा है, या ज्यादा ज्यादा लोहा पैदा किया जा रहा है इसलिए बिल्डिंग बन रही है? ज्यादा लोहा बिल्डिंग इसलिए लोहा बनाया जा रहा है। यस। अब हमें पता नहीं, देखो ये तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकते हैं इसके, ठीक है? इसके कोई भी कारण हो सकते हैं, बिल्डिंग से जुड़े अन्य भी कारण हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकते हैं। कभी-कभी फसल ज्यादा पैदा हो जाती है, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि कंजम्पशन बढ़ रहा है इसलिए फसल ज्यादा पैदा हो रही है, ठीक है? या जो है कंजम्पशन बढ़ रहा है इसलिए किसानों को ज्यादा पैदा करना पड़ रहा है, जरूरी नहीं, कोई बहुत सारे कारण होते हैं। तो यहाँ अब हमें देखना पड़ेगा, ठीक है? इसके बीच में कोरिलेशन लगाना पड़ेगा, इसके बीच में इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, हम वाइब्रेट रिग्रेशन एनालिसिस लगाते हैं या मल्टीवेरिएट भी लगाते हैं। मल्टीवेरिएट भी लगाते हैं कि क्या ये रिस्पॉन्सिबल है, क्या प्रिडिक्शन भी कर सके। अभी जो है लोहा इतना उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा है, और अगर आगे होगा तो क्या इससे आगे जरूरत पड़ेगी? कि आपने देखा होगा, लिखा नहीं होता कि जो है भविष्यवाणी की जाती कि बरसात हो सकती है या ये हो सकता है, आगे आगे भविष्य में इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो ये सब कैसे किया जाता है? सब स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करके किया जाता है। तो इनमें दो चीजें होती हैं, एक स्ट्रेंथ और एक रिलेशन। रिलेशन कैसा और स्ट्रेंथ कैसी? जैसे मैंने अपनी स्टडी की तो मैंने पाया कि योग का, ठीक है, योग योग का मेंटल हेल्थ, मैंने स्टडी की योग का मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की, ये मैंने स्टडी का विषय था। क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है? तो मेरे स्टडी में पता चला कि योग का मेंटल हेल्थ के साथ जो है रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप कैसा रिलेशनशिप है? दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव होता है। या तो रिलेशनशिप किसी का पॉजिटिव होगा या तो किसी का निगेटिव होगा। तो हमें पता चला कि योग का मेंटल हेल्थ के साथ एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, बहुत पॉजिटिव। और दूसरा क्या होता है? स्ट्रेंथ। कितनी स्ट्रेंथ? रिलेशन तो है, किसी व्यक्ति के प्रति आप बहुत अच्छे हैं का, किसी व्यक्ति के साथ आपकी दोस्ती है, मान को 4 व्यक्ति हो, चारों के साथ आपकी दोस्ती है, ठीक है? तो ये पॉजिटिव हो गया, रिलेशन है तो कैसा है? पॉजिटिव। मान लो 4 व्यक्ति हैं तो 3 के साथ आपकी अच्छी दोस्ती है, तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है? लेकिन ये कैसी दोस्ती है? अब हो सकता है कि इनमें से एक के साथ आपकी दोस्ती बहुत अच्छी हो और 2 के साथ उतनी अच्छी ना हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये दोस्त हैं तीनों, नहीं, तीनों दोस्त तो हैं, लेकिन हर तीनों के साथ आपकी दोस्ती का लेवल अलग-अलग है। किसी के साथ हाईएस्ट लेवल पे है, किसी के साथ लोवेस्ट लेवल पे है। और हो सकता है किसी एक के साथ आपका माइनस में भी हो, मतलब उसके साथ दुश्मनी भी हो, तो ये भी हो सकता है। तो जब स्टैटिस्टिक लगाते हैं तो हम स्ट्रेंथ भी देखते हैं और डायरेक्शन भी देखते हैं। 2 चीजें हमारी बहुत जरूरी होती है, ठीक है? तो कैसे देखते हैं? डायरेक्शन है, देखो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है? और एक होता है नो कोरिलेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव और नो कोरिलेशन, ठीक है? पॉजिटिव मतलब एक बढ़ने से दूसरा बढ़े, उसे पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है? जैसे आपकी कमाई से आपके घर पे जो है खुशहाली आ रही है, तो कमाई का खुशहाली के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है? ठीक है? कमाई नहीं हो रही है, आपके घर पे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो आपका बेरोजगारी से घर में दुखी होने का पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है? कि वो चीज कम बढ़ रही है तो बढ़ रही है, घट रही है तो घट रही है, ठीक है? कभी-कभी वो चीज होती है कि बढ़ गया तो बढ़ रहा है, तो घट रहा है तो घट रहा है। तुम खुश हो तो वो भी खुश है, तुम दुखी हो तो वो भी दुखी है, तो इसका मतलब आपका उसके साथ बहुत बढ़िया संबंध है, ठीक है? पॉजिटिव कोरिलेशन इसे कहते हैं, बढ़ने से बढ़ा, घटने से घटा। एक होता है निगेटिव, एक बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है। एक घट रहा है, उसके पास पैसे आ रहे हैं तो बीमार हो रहा है, और जब ठीक हो रहा है तो पैसे नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो अपोजिट है बिल्कुल, एक बढ़ने से दूसरा घट रहा है और घटने से दूसरा बढ़ रहा है, तो इसके कहते हैं निगेटिव कोरिलेशन। दोनों के बीच में नकारात्मक संबंध है, ठीक है? वो उस जब ये खुश रहता है तो वो दुखी रहता है, जब वो दुखी रहता है तो ये खुश होता है, ठीक है? तो निगेटिव। एक होता है नो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं, एक के बढ़ने से दूसरे में कोई। अब तुम्हारे साइकिल चला रहे हो, किसी के खाने से तो कोई संबंध नहीं होता, तुम साइकिल चलाओ चाहे ना चलाओ, खाना से कोई संबंध नहीं। बहुत सारी चीजें तुम्हारे पढ़ाई से और तुम्हारे जो है अन्य चीजों से क्या कोरिलेशन हो सकता है? तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे जीआरएफ के साथ कोरिलेशन है, लेकिन तुम्हारे घर के तुम्हारे जीआरएफ के साथ कोई कोरिलेशन नहीं, कि तुम्हारा घर कितना बड़ा है, जितना बड़ा घर होगा उतना ही जीआरएफ ज्यादा जल्दी निकल जाएगा। घर की साइज से दीवार जीआरएफ का कोई कोरिलेशन नहीं। तो इस तरीके से कई प्रकार के कोरिलेशन होते हैं। तो कोरिलेशन में आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और नो कोरिलेशन हो सकता है। स्ट्रेंथ भी होती है, स्ट्रेंथ मेजरमेंट करने के लिए होता है प्लस माइनस 1 होता है, इसे कहते हैं प्लस माइनस 1। हाईएस्ट कोरिलेशन, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं, ठीक है? 1 को सबसे हाईएस्ट लेवल माना गया। अगर आपका -1 है तब भी और +1 है तब भी कोरिलेशन माना जाएगा हाईएस्ट है। इसके बीच में माना जाएगा, जैसे जीरो कोरिलेशन, तो जीरो है मतलब जीरो का मतलब कोरिलेशन ना है, ना के बराबर। अब इसमें से
फिर कितना जाएगा 0.110, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, अब आएगा 1। ठीक है, ये तो ये देखिए पॉइंट है, ये दशमलव में है। ठीक है, तो ये सबसे कम है, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ये पॉजिटिव है, ये सकारात्मक की तरफ जा रहा है। वहीं पर अगर हम निगेटिव चले जाएं, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90 और माइनस का फिर 1, बस इतना ही है। इसलिए इसे +-1 लिखते हैं, यानी यहाँ माइनस में जाएंगे तो प्लस में जाएंगे। तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई चीज लिखा -90% कोरिलेशन है, तो इन लोग ये कैसा कोरिलेशन है, कोई बताएगा? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? सर क्या एक बार रिपीट करना क्वेश्चन? ये जो लिखा है -0.90, ये कैसा कोरिलेशन है? सर नेगेटिव है। नेगेटिव। ये हाईएस्ट, ये स्ट्रांग है कि कैसा है? सिंपल है। यस, ये स्ट्रांग कोरिलेशन, क्योंकि ये 1 के लगभग में पास जाने, 1 से ज्यादा नहीं, 1 सबसे हाईएस्ट है, तो ये 1 के सबसे नजदीक यही है, तो ये क्या हाईएस्ट है, तो निगेटिवली हाईएस्ट कोरिलेटेड है। यानी इसका मतलब निगेटिवली हाईएस्ट का मतलब क्या है कि अगर ये व्यक्ति खुश है तो इसका मतलब ये व्यक्ति नाराज होगा, सीधी सी बात है। इनका दो व्यक्ति है, उसकी खुशी और उसका खुशी व दूसरे एक दो व्यक्ति उनके साथ है, कैसा कोरिलेशन है? तो पता चला भाई ये ऐसे है कि जब ये खुश होते हैं तो वो नाराज होंगे, तो इसका मतलब क्या है? निगेटिवली कोरिलेटेड है। निगेटिवली मतलब कि अगर ये खुश है तो इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि सामने वाला आज नाराज होगा, तभी ये खुश है। ठीक है, तो ये निगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है? जब यहाँ पर हो, अगर यही माइनस की जगह प्लस होता तो क्या होता है? इसे कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका मतलब ये खुश है तो ज्यादा संभावना है कि ये भी खुश होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। तो निगेटिव और पॉजिटिव तो पता चल गया, और साथ साथ हमें स्ट्रेंथ भी पता चल गई कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर यही 10 होता तो स्ट्रेंथ बहुत कम है, बहुत कमजोर है। ठीक है, कहीं दोस्ती तो है लेकिन वो वाली नहीं है। ठीक है, तो दोस्ती यहाँ पर क्या है? हाईएस्ट वाली दोस्ती। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, स्ट्रेंथ क्या है, डायरेक्शन क्या है? तो आपको मैंने स्ट्रेंथ भी बता दी। स्ट्रेंथ +-1 से मेजर करते हैं, और जीरो जो है कोरिलेशन, मतलब जहाँ कोरिलेशन नहीं है, और ऊपर चले जाएंगे तो बढ़ते क्रम में पॉजिटिव चला जाएगा, और नीचे चले जाएंगे तो घटते क्रम में नेगेटिव चला आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? चलिए, एक पी वैल्यू आता, आपसे पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी जिसे संभाव्यता मूल्य कहते हैं। संभाव्यता मूल्य का मतलब क्या होता है कि आपको कोई कार्य दिया जाएगा। ठीक है, तो कार्य दिया जाने पर क्या होता है कि उस कार्य को करने पर आप कितनी बार गलती करने की संभावना कर सकते हैं, या आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, तो वो प्रोडक्ट जो है आपने जितने बनाए, उस प्रोडक्ट में से ऐसे कितने प्रोडक्ट हैं जो खराब निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे पता लगाएंगे, क्या चीज करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी बनाते हैं कि भाई ये हमारा है, इसको अगर आप 100 बार गिराओगे तो 100 में से कोई एक आध टूट जाए तो टूट जाए, नहीं तो नहीं टूटेगा। हमारी ये गारंटी है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी वैल्यू। ठीक है, 100 हम 100 से ही मेजर करते हैं। हम हर चीज जैसे परसेंटेज भी 100 का निकालते हैं। हम 100%, तो 100% का मतलब क्या है? अगर कोई चीज 100 हो, कोई चीज 1000 हो, कोई चीज 500 है, लेकिन हम उसको 100% से कहते हैं। 100% मतलब जितना है उतना सब सही है। और अगर हम कहें 10%, तो जितना है उसमें से उसका 10%। ठीक, मान को 1000 है, तो 1000 का 10% मतलब 100 हुआ, कि 1000 में से 100 प्रोडक्ट जो है बिल्कुल सही है। अगर हम कहते हैं 1000 में से 90%, तो 1000 में से मतलब 90 प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम परसेंटेज के हिसाब से मापते हैं। उसी में हम आते हैं प्रोबेबिलिटी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी वैल्यू भी यही कहते हैं। ठीक है, कि मान के लो जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के अनुसार गलतियां भी बहुत होती हैं। हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आप योग कर रहे हैं, योग का प्रभाव देख रहे हैं, तो योग का 100% तो प्रभाव नहीं पड़ रहा, अन्य चीजें भी प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन जब आप योग कहते हैं तो कहते हैं आपने देखो योग किया और योग से आपको ये फायदा हुआ। ठीक है, तो कितना परसेंटेज फायदा हुआ, हम कैसे चेक करेंगे, हम स्टैटिस्टिक में कैसे लगाएंगे? तो उसके लिए हमें पी वैल्यू निकालनी पड़ती है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो है वो 0.5 से चेक होती है, और भी होती है 0.05, 0.01 भी होती है, पॉइंट जो है 10 भी होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन हम सोशल साइंस में 0.5 लेते हैं। 0.5 का मतलब हुआ कि अगर कोई चीज 100 बार की जाएगी तो उसमें से गलती होने की संभावना है केवल 5 बार है। 95 टाइम्स क्या है वो चीज सही होगी।
ठीक है। अगर आप 0-1 लेकर चलते हैं तो 0-1 का मतलब हुआ कि अगर ये 100 बार किया जाएगा ये चीज, तो इसमें से 1 बार गलती होने की संभावना है। यानी अगर ये दवाई आप खाते हैं तो आप 100 बार 100 लोगों को खिलाते हैं तो केवल 99 लोग होंगे जिनको फायदा करेगी। अगर किसी को नुकसान करती है तो एक व्यक्ति होगा। तो इसे कहते हैं, आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी लिखा होता है 0.001। इसका मतलब क्या, 1000 में से इसमें से एक गलती होने की संभावना। 0.0001 मतलब 1 लाख में से गलती होने की संभावना है। एक, यानी एक दवा खाएंगे तो इसमें से केवल एक को नुकसान कर सकती है, बाकी को नहीं। तो इसे कहते हैं पी वैल्यू। तो हम जब सोशल साइंस की रिसर्च करते हैं तो उसमें हमें प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकालनी होती है, और प्रोबेबिलिटी वैल्यू हम निकालते हैं 0.05 से। ये एक वैल्यू मान के चलते, जो हमारा रिजल्ट आता है इससे मैचिंग करते हैं। क्या हमारा रिजल्ट जो है वो प्रोबेबिलिटी वैल्यू के 0.05 में से मैच करता है, यानी हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए। एक्चुअली जो पी वैल्यू है, पी वैल्यू के सामने एक वैल्यू है, ठीक है। जब इसकी टेबल होती है पी वैल्यू की, ये हर किसी में इस्तेमाल होता है। जब टी टेस्ट लगाएंगे या बाकी टेस्ट लगाएंगे तो हर एक का टेबल अलग अलग होता है। जैसे टी टेस्ट का टेबल अलग होगा, कोरिलेशन का, प्रोडक्ट मूवमेंट का टेबल अलग होगा, हर किसी का टेबल अलग बना होता है, ठीक है। और उसकी हर किसी के टेबल के अनुसार पी वैल्यू लिखी होती है, ठीक है। उसमें लिखा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, आपका डीएफ कितना है, और आपके डीएफ के बाद में आप किस जो है पी वैल्यू पे चेक कर रहे हैं, 0.1 पे कर रहे हैं, 0.5 पे कर रहे हैं, ऐसे टेबल बनी होती है, ठीक है। तो मान के लो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है और मैं 0 वैल्यू पर चेक करना चाहता हूँ, तो यहाँ 0.5 की वैल्यू जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 पे यहाँ पर एक वैल्यू दिखी होगी। जो मैंने टेस्ट लगाया है उस टेस्ट की एक वैल्यू आएगी। अब मुझे देखना होगा कि इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू में क्या अंतर है। जो हमारी वैल्यू है 0.5 लेवल से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर कम है तो हमारा हमारा जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट है। अगर इससे ज्यादा आ जाएगी तो हमारा रिजल्ट फिर सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी हमारा जो रिजल्ट आया है, हमारी हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर पी वैल्यू से कम है तो हमारी हाइपोथेसिस सेलेक्ट हो जाएगी। ये सब स्टैटिस्टिक का पार्ट होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, ये किसी दिन फुर्सत मिलेगी तो हम लोग इस पे काफी डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है। अभी आते हैं हम डेटा एनालिसिस के। ये क्वेश्चन मेजर पूछा जाता है। डेटा एनालिसिस में क्या होता है कि कई प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। एक होता है एसपीएसएस। एसपीएसएस ये पेड है, पैसा दिया जाता है इस सॉफ्टवेयर का। बस पैसा देंगे तभी आपको सॉफ्टवेयर मिल सकता है। आप क्रैक वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री में, लेकिन अगर आपको एडवांस वर्जन आपको अच्छा चाहिए तो आपको इसका पैसा देना पड़ेगा। पैसा इसका बड़ा महंगा पड़ता है, फीस पड़ती है, एनुअल फीस होती है, मंथली फीस होती है। आप ऑनलाइन ये सॉफ्टवेयर जो है लॉग इन कर सकते हैं, जिस फेसबुक पे लॉग इन करते हैं उसी तरीके से आप इस पे लॉग इन कर सकते हैं ऑनलाइन, और डेटा जो है वो कर, जैसे एमएस ऑफिस आप अपने में इंस्टॉल कर लेते हैं उसी तरह से इसको खरीद के इंस्टॉल भी कर। स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, इसका फुल नाम है स्टैटिस्टिकल, एस फॉर स्टैटिस्टिकल, पी फॉर पैकेज, एस फॉर सोशल, एस फॉर साइंस। स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस का नाम है। ये सॉफ्टवेयर पैसा देंगे, उसके बाद इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें डेटा पुट करेंगे और ये डेटा का एनालिसिस खुद से कर देता है। इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस आपको डेटा फीड करने में मेहनत करनी पड़ती है। बाकी सब आपको जो भी विश्लेषण चाहिए, जैसा भी चाहिए, चाहे जितना भी एडवांस स्टैटिस्टिक हो, सब इसी से लगा लीजिए, फटाफट रिजल्ट 2 मिनट के अंदर रिजल्ट आपको कैलकुलेट करके दे देगा। एक है पीएसपीपी, होता है परफेक्ट स्टैटिस्टिकल प्रोफेशनली प्रेजेंटेड। ये है, ये भी सॉफ्टवेयर है, ये फ्री में है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं और डेटा कर सकते हैं। एक होता है आर, सॉफ्टवेयर का नाम है आर, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है, ये भी है, फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके भी आप स्टैटिस्टिक का कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक होता है स्टाटा, ये भी सॉफ्टवेयर, ये पैसा देना पड़ता है। पाइथन, ये भी डेटा एनालिसिस के लिए होता है। मैटलैब, ये भी डेटा एनालिसिस के लिए पेड होता है। मिनीटेब, ये भी होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबसे सिंपल होता है, आप इससे भी डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। एक होता है एनवीवो, ये क्वालिटेटिव के एनालिसिस के लिए होता है। क्वालिटेटिव जैसे अब आप कोई किताब है, कोई लेक्चर है, आप एनालिसिस करना चाहते हैं, उस किताब में कोई शब्द कितनी बार रिपीट हुआ है, कौन सी मात्रा कितनी बार आई है, ठीक है। आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो बड़ा दिक्कत है। आप उस डेटा को अपलोड कर दीजिए, वो सब पढ़ के अध्ययन करके आपको बता देगा कि इस किताब के अंदर इतनी लाइनें हैं, इतने शब्द हैं, इतनी बार इसमें ये मात्राएं आई, इतनी मात्राएं हैं कुल, ठीक है। इस शब्द का इतनी बार प्रयोग हुआ है, इतनी बार अलग अलग अर्थों में इसका उपयोग हुआ है, वो सब कैलकुलेट करके आपको बता देगा एनवीओ सॉफ्टवेयर। तो ये उसके लिए होता है।
तो ये कुछ सॉफ्टवेयर आपसे क्वेश्चन आ सकता है, आपसे नाम लिया जा सकता है और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है और ये इसका उपयोग, उसमें आपसे पूछा जाएगा ऐसे कि आपसे कई सारे सॉफ्टवेयर के नाम लिख दिए जाएंगे, ये सॉफ्टवेयर का नाम भी लिखा रहेगा और भी, और पूछा जाएगा निम्नलिखित में से डेटा एनालिसिस करने के कौन से सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख दिया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिख दिया, ठीक है, या आपको फेसबुक लिख गया, आपको और भी सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट लिख दिया और आपसे पूछ रहे कौन सा डेटा एनालिसिस का सॉफ्टवेयर है, तो आपको बताना पड़ेगा। अब अगर जानते हैं, पढ़ रखा तो बता देंगे, नहीं पढ़ रखा तो नहीं बता पाएंगे। ये आपसे पूछ लिया कि इसमें से जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, सारे नाम लिख दिए तो आपको एनबी वो याद होना चाहिए। ये आपसे पूछ लिया एसपीएसएस का फुल फॉर्म क्या है, तो इस तरह ये आपसे पूछ लिया इनमें से कौन सा फ्री सॉफ्टवेयर है, कौन, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इससे पूछा जाएगा। ये एनपीसी है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेप्टोकर्टिक मेजोकर्टिक इसी का है, स्क्यूनेस भी इसी में आता है, ठीक, पिछली बार मैंने पढ़ाया था, अब यहाँ पर छोड़ देते हैं इसको, ये आप में जरूरत नहीं। अब हमारे में क्या है, वो है साइटेशन एंड रेफरेंसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइटेशन क्या होता है और रेफरेंसिंग क्या होती है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक, इससे इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे सिर्फ एक छोटा सा पूछा जाएगा, मैं आपको उतना बता देता हूँ। आपसे रेफरेंसिंग की स्टाइल पूछी जाएगी बस, रेफरेंस कितने प्रकार से लिखे जाते हैं, रेफरेंस को बोलते हैं हम संदर्भ, संदर्भ कितने प्रकार से लिखे जाते हैं, ठीक है। साइटेशन को क्या बोलते हैं, जैसे आप जब रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करते समय आप क्या करते हैं, साइट करते हैं, साइट का नाम सुना किसी ने? नाम सुना साइट का, बताएं। सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए ना। साइट 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 नाम सुना? नहीं सर। उद्धरण नहीं सुना? उद्धरण ये यहाँ से लिया गया है, आप लाइन कोई बोलते हैं ना, जब कोई बात कह रहे होते हैं तो कहते हैं ये बात, ये लाइन गीता से ली गई है, गीता के सर ऐसा सुनते नहीं है। तो दो तरीके होते हैं बताने के, एक तो तरीके होते हैं कि आप कोई कहानी सुना रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, फिर आप कहते हैं गीता में ऐसा कहा गया है, ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपने कहा, पहले आपने गीता का नाम लिया, बाद में उदाहरण बताया, या आप कह सकते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में कहा गया है, वो आप बाद में भी कह सकते हैं, दो तरीके होते हैं उदाहरण को लेने के। और ये आप जब बताते हैं बात, तब अपनी बात कहने के दौरान आप बीच में नाम लेते हैं, तो आप यहाँ गीता का नाम लिया आपने कि गीता की, आपने बता रहे हैं कि दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है, ठीक है, आपने बता दिया, ठीक है, आपने बता दिया, नाम ले लिया, नाम लेने के बाद में आपने बताया कि ये इस अध्याय का गीता से लगा, लेकिन अब यहाँ से अगर कोई पढ़ना चाहे तो आप कैसे पढ़ेगा, मान लो जो आपने उदाहरण लिया है मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ उस किताब को, तो आपने बीच में तो केवल गीता का नाम लिया है, लेकिन वो गीता जो है कैसे, श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, ठीक है, कौन सी गीता में कहा है, कौन से पेज नंबर पे कहा है, मैं जानना चाहता हूँ। बहुत सारी किताबें होती, गीता तो फेमस किताब है, लेकिन आपने किसी व्यक्ति का नाम लिया, महात्मा गांधी ने कहा है शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के शरीर मन और आत्मा का विकास। अब बच्चे को मुझे पढ़ना है भाई, कौन सी किताब में गांधी जी ने कहा, आपने अपने स्टेटमेंट में तो कह दिया, लेकिन मुझे जानना है भाई, तो ये बात हम संदर्भ में रखते हैं। संदर्भ में क्या होता है, जब भी हम रिसर्च पेपर या हम बुक लिखते हैं तो हम लास्ट में सबसे रेफरेंस डालते हैं, जैसे कहते हैं संदर्भ, क्यों डालते हैं रेफरेंस, ताकि हमने अंदर जितने भी उदाहरण दिए हैं उनको अगर कोई पढ़ना चाहता है, उस किताब के बारे में पढ़ना चाहता है, तो वो उन नीचे दिए गए जो डिटेल है, जो विस्तृत व्याख्या है, जो वहां से जाकर के वो ले सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कोई किताब होती है उसके, जैसे आप कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़िए, ऊपर नाम लिखा होता है उस आर्टिकल का, जिसने लिखा होता है, नीचे लिखा होता है कि जो लेखक हैं वो इस विश्वविद्यालय में इस विभाग में कार्यरत है, ताकि आप उनसे अगर कांटेक्ट करना चाहें तो बड़े आराम से कांटेक्ट कर दें। अब नाम लिख दें और अगर पता ना लिखें तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक तरह से पता है, संदर्भ क्या है कि अंदर जिसका उदाहरण दिया गया है उसका जो पता है वो नीचे लिखा जाता है, लास्ट में सबसे पीछे लिखा जाता है रिसर्च में, रिसर्च बुक में, रिसर्च के जो है डिजर्टेशन में, ताकि अगर आप जानना चाहें तो उस किताब को आप आराम से जाकर के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है।
अब जो उद्धरण है वो दो तरीके से दिया जाता है। एक तो पहले मैंने आपको बताया, जैसे पहले नाम ले लीजिए, जैसे टाइलर नाम लिखा हुआ है कि टाइलर फाउंड द हैवी सोशल मीडिया यूज कैन बी लिंक टू डिप्रेशन एंड अदर मेंटल डिसऑर्डर इन एडोलसेंस। नाम लिखा है कि टाइलर ने कब 2016 में पाया कि अपने अध्ययन में पाया कि जो सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको डिप्रेशन और अदर मानसिक जो डिसऑर्डर्स हैं उनसे जोड़ा जा सकता है। जो एडोलसेंस होते हैं, अगर वो ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो उससे बहुत प्रकार के मानसिक विकारों, खासकर जैसे डिप्रेशन है, ये इससे जुड़ जाता है। जुड़ने मतलब है इस तरह की बीमारियां उनमें पाई गई हैं जो सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल कर। एक तो ये तरीका हो गया नैरेटिव, व्याख्यात्मक, ठीक है, जिसमें हम पहले नाम लेते हैं, जो लेखक होता है, जो रिसर्चर होता है, और उसका एड्रेस वो लिखते हैं, ईयर कि कब उसने ये बात पाई है, और लिख देते हैं, लास्ट में उसका पेज नंबर डाल देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, पैरेंथेटिकल होता है। पैरेंथेटिकल मतलब ब्रैकेट कहते हैं, जो ब्रैकेट के बने हुए हैं, ये किनारे और ये किनारे, इसे कहते हैं पैरेंथेटिकल ब्रैकेट, इसलिए इसे पैरेंथेटिकल कहते हैं साइटेशन। हम क्या कहते हैं, हम पहले बात कह देते हैं कि हैवी सोशल मीडिया यूज, कि सोशल मीडिया का अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं एडोलसेंस, उनमें इस प्रकार के मानसिक विकार पाए गए। ठीक है, फिर हम नाम लिख देते हैं, किसने कहा, टाइलर ने, 2016 में उनकी जो रिसर्च हुई है, और पेज नंबर। तो पहले और दूसरे में लिखने के तरीके में देखो अंतर, पहले वाले में हम नाम लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में ईयर लिखते हैं, पेज नंबर लास्ट में लिखते हैं, फिर डॉट लगाते हैं। लेकिन दूसरे वाले में क्या करते हैं, हम बात कह देते हैं, बात करने के बाद हम डॉट नहीं लगाते हैं, पहले ब्रैकेट लगाते हैं, उसमें उसका नाम लिखते हैं, फिर कॉमा, फिर ईयर लिखते हैं, फिर कॉमा, फिर पेज नंबर डालते हैं, फिर ब्रैकेट बंद करते हैं, फिर डॉट लगाते हैं, फिर यहीं पर बात समाप्त हो जाती है। तो लिखने के दो तरीके, आप दोनों तरीके में से जो भी तरीका आपको उचित लग रहा है, उन एक तरीके का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं उद्धरण। इस तरह से ये साइटेशन होता है, और रिसर्च में इस तरह से किया जाता है। ठीक है, अब आता है संदर्भ। अब हमने जो ऊपर उदाहरण दिए हैं उनको हम लिखे कैसे, लास्ट में कैसे, उनको जो लिखने का तरीका होता है वो तरीके अलग अलग होते हैं लास्ट में। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रेफरेंस। रेफरेंस लिखने की बहुत सारी स्टाइलें होती है। एक होती है एमएलए, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, एक होती है एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एक होती है शिकागो, हार्वर्ड, एमएचआरए, ऑक्सफोर्ड। कई प्रकार की रेफरेंस लिखने की स्टाइल होती है। ये विषय पर डिपेंड करती है, आप मानविकी के हैं, आप भाषा के हैं, आप विज्ञान के हैं, आप गणित के हैं, आप चिकित्सा के हैं, जिस फील्ड के होते हैं उसके अनुसार आपको अपने संदर्भ की स्टाइल को चूज करना पड़ता है। या जिस आप रिसर्च पेपर भेज रहे हैं जिस जर्नल में, उस रिसर्च जर्नल के अंदर किस प्रकार के संदर्भ को मांगा गया है कि आप लिखते समय, पेपर लिखते समय कौन से रेफरेंस स्टाइल को लिख करके भेजेंगे, उसी को हम अपनाते हैं। कई प्रकार की होती है, एक होती है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ये भी लिखने की एक रेफरेंस स्टाइल है। ठीक है, तो ये कैसी स्टाइल है, ये क्या करते हैं कि ये लिखने का तरीका, एग्जांपल, हॉल डोनाल्ड, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, न्यू दिल्ली, प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया, 2005। ये एक तरीका। इनमें क्या करते हैं, ये एड्रेस है, मान लो मैंने कोई ऊपर लाइन लिखी, ठीक है, कि डोन हॉल 2005 फाउंड इन रिसर्च दैट हैवी सोशल मीडिया यूज टू लिंक टू डिप्रेशन। जो हमने टाइलर को लिया था उसकी जगह हॉल को रख दीजिए, कि हॉल ने अपने रिसर्च में पाया कि सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल से ही हो सकता है। हमने ऊपर बात तो कह दी, अब कोई जानना चाहता है कि हॉल ने कौन सी रिसर्च की, हम भी पढ़ना चाहते हैं, कैसे पता करेंगे कौन सी रिसर्च की, कब की, उस रिसर्च पेपर का नाम क्या था, या उस किताब का नाम क्या था। तो नीचे रेफरेंस में आएंगे, वो रेफरेंस में आएंगे, हम लिखेंगे उसको। तो रेफरेंस में कैसे लिखेंगे, हॉल, उसका सरनेम, फिर डोनाल्ड, फिर डॉट, फिर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, उनकी किताब का नाम, कहाँ से पब्लिश हुई, उस शहर का नाम, न्यू दिल्ली, कॉलोन, प्रेजेंस प्रिंटेस ऑफ हॉल ऑफ इंडिया, पब्लिकेशन हाउस, फिर कॉमा, फिर 2005, यानी 2005 में किताब पब्लिश हुई। अब ये एड्रेस हो गया, आप आराम से जा सकते हैं, और आप चाहे पब्लिकेशन हाउस से बात करके आप किताब ले सकते हैं, या आप इंटरनेट से भी किताब आराम से खोज सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक तो रेफरेंस लिखने का तरीका ये हो गया। इसमें भी अलग अलग है, जैसे ये किताब का है, रिसर्च पेपर का अलग तरीके से लिखा जाता है, बुक चैप्टर का अलग तरीके से लिखा जाता है, कहीं आप किसी यूट्यूब से ले रहे हैं उसका लिखने का तरीका अलग होगा, मैगजीन का अलग होगा, न्यूज़पेपर का अलग होगा। रेफरेंस लिखने की कई सारी स्टाइलें होती हैं एक ही फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, एमएलए फॉर्मेट के अंदर भी बहुत प्रकार से हैं कि रिसर्च पेपर, बुक, रिव्यू आर्टिकल, नॉर्मल आर्टिकल, अलग, जहां से जैसा आर्टिकल लेंगे उसको लिखने का तरीका अलग अलग रहेगा। फिर आता है एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये ज्यादातर एजुकेशन, साइकोलॉजी, योग, इसमें सब में हम एपीए स्टाइल को अपनाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा अलग होता है, इन्वर्ट ऑथर नेम, इसमें हम ऑथर नेम को इन्वर्ट करते हैं। इन्वर्ट वही मतलब वी शर्मा, जैसे विशाल शर्मा नाम है, तो हम पहले शर्मा लिखेंगे, सरनाम, फिर वी लिखेंगे। वी क्या, विशाल नहीं लिख रहे हैं, बट डॉट लगा दिया। ठीक है,
2010 ब्रैकेट में ईयर डालेंगे, फिर डॉट लगाएंगे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस बुक का नाम लिखा, फिर डॉट। न्यू दिल्ली, टाटा मैकग्रा हिल, हमने फिर प्रकाशन का नाम। दूसरे इसमें क्या अंतर है? इतना अंतर है कि उसमें ईयर लास्ट में लिख रहे थे, इसमें ईयर बीच में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टाइल हो गई, दोनों में देखो अंतर आ गया। ठीक है, अब यहाँ भी क्या होता है, अलग अलग होता है। रिसर्च पेपर लिखने के लिए अलग, बुक्स के अलग, बुक चैप्टर का अलग, न्यूज़पेपर का आर्टिकल का अलग, ठीक है, मैगजीन का आर्टिकल का अलग, यूट्यूब का वीडियो का अलग, जैसा जहां से सोर्स होगा उसके अनुसार लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। हार्वर्ड स्टाइल अलग होती है, शिकागो स्टाइल ये भी एपी स्टाइल की तरह से होती है। हिस्ट्री, फाइन आर्ट, बिजनेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टर्बियन स्टाइल होती है, ठीक है, ये शिकागो स्टाइल की तरह से मिलती जुलती है, हिस्ट्री और ह्यूमैनिटीज के लिए होती है। ऑक्सफोर्ड स्टाइल है, ये भी लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलोसफी के लिए होता है। एक होता है वैंकूवर रेफरेंस स्टाइल, ये खासकर जो है मेडिकल और साइंटिफिक रिसर्च पेपर में इसका इस्तेमाल किया जाता है लिखने में। तो अलग अलग रेफरेंस की स्टाइल होती है, संदर्भ की। आप जिस भी रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और पेपर लिखने के बाद में जब भी हम किसी भी जर्नल में अपना पेपर भेजते हैं, तो उस जर्नल में हमें देखना होता है कि उस जर्नल ने किस प्रकार के संदर्भ की स्टाइल मांगी। जैसे संदर्भ की स्टाइल मांगता है वैसे ही प्रकार का हमें भेजना होता है। आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा? आपसे रेफरेंस की स्टाइल दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये कौन से रेफरेंस स्टाइल, एपीए है कि एमएलए है। ये आपसे नाम दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से रेफरेंस स्टाइल होती है, आपको याद है तो आप टिक कर दोगे कि ये एपीए स्टाइल होती है, ऑक्सफोर्ड होती है, टर्बियन होती है, ठीक है, वैंकूवर होती है, एमएलए होती है, शिकागो होती है। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आप चूक जाएंगे। तो आपको रेफरेंस स्टाइल याद कर लीजिए कौन कौन सी होती है, अलग अलग प्रकार की अलग होती है। ठीक है, ठीक है, शिकागो रेफरेंस स्टाइल भी होती है। इसी तरीके से एक बिब्लियोग्राफिक टर्म आपका उपयोग होता है, मैंने आपको बिब्लियोग्राफी में आपको बताया था। जैसे हम संदर्भ ग्रंथ में क्या करते हैं कि हम जिसका साइटेशन देते हैं, हम जिसका भी साइटेशन अंदर देंगे, जिसका भी उदाहरण देंगे, जिसका भी नाम लेंगे, उसको हमें रेफरेंस में डालना ही डालना है। मैंने गांधी जी को कहा, मैंने विवेकानंद को कहा, मैंने टैगोर को कहा, मैंने रस्तु को कहा, मैंने जिसको कहूंगा उसका नाम डालना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम सबका नाम नहीं ले पाते हैं। हम पढ़ते बहुत जगह से हैं, लेकिन सबका नाम, मतलब जैसे कोई कार्य होता है उसमें सहयोग बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का नाम जो होता है वो हम ले पाते हैं, कुछ लोगों का नाम नहीं ले पाते हैं। इंपॉर्टेंट लोगों का नाम ले पाते हैं, कुछ लोग छूट जाते हैं। तो वो छूट जाते हैं तो क्या हुआ, उन्होंने काम नहीं किया, क्या किया, क्या हम उनको नहीं लिखेंगे? उनको लिखेंगे, तो उनको हम बिब्लियोग्राफी में लिखते हैं जाकर, क्योंकि हमने उनका डायरेक्ट उदाहरण नहीं दिया है, लेकिन हमने वहां से पढ़ा जरूर है, वहां से जानकारी जरूर इकट्ठी की है, तो उसको हम बिब्लियोग्राफी में लिखते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब आप थीसिस उठाएंगे तो उसमें रेफरेंस लिखा होता है, रेफरेंस रेफरेंस के बाद बिब्लियोग्राफी होती है। बिब्लियोग्राफी का मतलब है कि रिसर्चर ने यहाँ से भी पढ़ा है, लेकिन उसको सीधा साइटेशन नहीं किया, सीधा अपने रिसर्च में कोट नहीं किया है, बल्कि उसने अपने रिसर्च के दौरान यहाँ से भी अध्ययन करके जानकारी जो है इकट्ठा की है। ठीक है, सभी को धन्यवाद। हमारा जो है लगभग में ये पूरा हो गया है। कुछ चीजें बची हैं, जैसे रिसर्च जर्नल क्या होता है, आईसीसीएन नंबर क्या होता है, डीओआई नंबर क्या होता है, आई10 इंडेक्स क्या होता है, कुछ के जर्नल क्या होते हैं, तो हट गया रिसर्च के फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, ये क्या होता है, बस इतना ही बचा है, वो जिसको हम कल कवर कर लेंगे। ठीक है, कल लास्ट क्लास होगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, शुभ रात्रि।